नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह पूरा पाठ हम 2 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले भाग में हम ये जानेंगे कि बिल्डिंग प्लानिंग क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, और फिर हम अलग अलग भवन के अवयवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। दूसरे भाग में जब हम आएंगे तो हम बायलॉज पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग के साथ और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा बिल्डिंग प्लानिंग क्या होता है। देखिए, अगर मैं बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में आपको सरल भाषा में बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि भवन के अंदर या उसके आसपास जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो प्रावधान किए जाते हैं, जिससे कि उस भवन की उपयोगिता और उसके इस्तेमाल करने में जो सुलभ हमें व्यवस्था मिलती है, उसके अरेंजमेंट करने को ही हम बिल्डिंग प्लानिंग की श्रेणी में रखते हैं। और इस प्रक्रिया में भवन के विभिन्न घटकों को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है, इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, जिससे कि उनका इस्तेमाल करना हमारे लिए सुलभ हो सके। मसलन आपको बेडरूम कहाँ बनाना है, स्टडी कहाँ बनाना है, आपको ड्राइंग रूम कहाँ पे बनाना है, किचन किस दिशा में होना चाहिए, टॉयलेट वॉशरूम कहाँ होना, ये सारी बातों पे हम चर्चा बिल्डिंग प्लानिंग के तहत करते हैं और इनको सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे कि उसके इस्तेमाल करने वालों को आसानी हो सके और उस भवन की उपयोगिता सार्थक हो सके। आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि बिल्डिंग प्लानिंग के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले तो जो योजना होनी चाहिए, यानी कि बिल्डिंग प्लानिंग होनी चाहिए, वो आवश्यकता और उपयोगिता को का ध्यान रख करके किया जाना चाहिए। मसलन जिस उद्देश्य से हम उस भवन का निर्माण कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए हम उस भवन का उपयोग करने वाले हैं, उसको ध्यान में रख करके ही प्लानिंग की जानी चाहिए। और उसी हिसाब से हम विभिन्न अवयवों को, जो हमारे भवन के अवयव हैं, मसलन कमरे, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन वगैरह वगैरह, तो इन सभी को उसी हिसाब से व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि उनकी उपयोगिता को हम बढ़ा सकें, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। भवन निर्माण इस बिल्डिंग प्लानिंग में एक चीज़ और हम विशेष ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा स्थान हो, जहाँ पर हम उसको बना रहे हैं भवन को, वहाँ पर अथॉरिटीज़ द्वारा कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए गए होते हैं। तो बिल्डिंग प्लानिंग करते समय हमें यह विशेष ध्यान रखना होता है कि उस जगह जो अथॉरिटी द्वारा नियम बनाए गए हैं, उसका अक्षरशः अनुपालन हो सके, जिससे कि आने वाले निकट भविष्य में हमें किसी तरीके की प्रशासनिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्योंकि वह जो नियम बनाए जाते हैं, वो जो व्यवस्था होती है, प्रशासनिक व्यवस्था, उसको दुरुस्त करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। और कहीं न कहीं उस व्यवस्था के तहत हमें जब बिल्डिंग प्लानिंग करना पड़ता है या हम बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं, तो हमें अपने भवन की उपयोगिता बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो सबसे आवश्यक यह है कि जिस भी जगह पे, जिस भी स्थान पर हम भवन निर्माण कार्य करने वाले हैं, उसकी बिल्डिंग प्लानिंग करने वाले हैं, वहाँ पर अथॉरिटीज़ द्वारा बनाए गए सभी नियमों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके अनुरूप ही भवन का डिज़ाइन तैयार किया जाना चाहिए। वातावरण का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मसलन अगर हम गर्म जगह पे कोई भवन निर्माण कार्य करने वाले हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता हो, या पहाड़ी क्षेत्र में भवन निर्माण कर रहे हैं, या ऐसी जगह पे निर्माण कार्य करने वाले हैं जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटे बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस तरफ हमें किस ओरिएंटेशन में हमें अपने बेडरूम बनाने हैं, किस जगह पे हमें किचन बनाना है, जिससे कि जो वातावरण है, हमारे भवन के इर्द गिर्द जो वातावरण है, उसका कम से कम हमारे भवन पे असर पड़े, उसमें रहने वालों पे असर पड़े, बल्कि हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें अपने हक़ में। तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और सबसे अहम है कि हम ऐसा डिज़ाइन तैयार करें, ऐसा प्लानिंग तैयार करें, जिसमें लगने वाली सामग्री हमारे कंस्ट्रक्शन साइट के इर्द गिर्द या थोड़ी ही दूर पे मिल सके। ऐसा न हो कि हम भवन निर्माण कार्य या ऐसी प्लानिंग कर लें जहाँ जो सामान हमने डिसाइड किया है कि हमारे इस भवन में लगने वाला है, जो मटेरियल लगने वाला है, उसकी उपलब्धता हमारे लोकल मार्केट में या इर्द आसपास न हो, काफ़ी दूर हो, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है और कुल मिलाकर के हमारे भवन की लागत भी बढ़ जाती है।
कुछ प्लानिंग के प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको बिंदुवार तरीके से हम लोग फटाफट चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एस्पेक्ट्स की बात करें कि हमारा जो बिल्डिंग प्लानिंग है उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें कुल मिलाकर के यही होता है कि हमारे कमरे में हवा और सूर्य की रोशनी आसानी से हमारे कमरों में पहुंच सके, पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके, जिससे कि हमारा जो भवन है वो काफ़ी हवादार हो, उसमें रोशनी पर्याप्त मात्रा में हो दिन में। इसके लिए कुछ नियम है, सरल नियम है जिनका अनुपालन होना चाहिए। मैंने इस चार्ट में आपको बताने का प्रयास किया है कि जो बेडरूम होना चाहिए, देखिए वो नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट या साउथ वेस्ट कोने में या भवन के हिस्से में होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उत्तर पश्चिम, पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए हमारा बेडरूम। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ढेर सारी हवा, प्लेंटीफुल ब्रीजेस, मतलब अच्छी हवा हमें गर्मियों के मौसम में भी मिल पाएगी। किचन कहाँ होना चाहिए, अगर सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो ये पूरब या उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए। उद्देश्य क्या है कि सुबह की जो रोशनी है सूर्य की, वो हमारे किचन में आए। हमें यह समझना होगा कि जो सूर्य की रोशनी है उसमें कई सारे जीवाणु जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं वो स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तो यह ज़रूरी है, आवश्यक है कि हमारे किचन में सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में हो। इसको इंश्योर करने के लिए हमें किचन को पूर्व या उत्तर पूर्व कोने में बनाया जाना चाहिए। डाइनिंग यानी कि वह स्थान जहाँ पे हम बैठ करके अपने मेहमानों के साथ, अपने घर वालों के साथ खाना खाते हैं, वो होना चाहिए साउथ ईस्ट, साउथ या साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। इसमें डाइनिंग एरिया बनाने के लिए एक विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो किचन के समीप हो। ड्राइंग एरिया मतलब जहाँ पे आप बैठक कह सकते हैं, जहाँ आप टीवी देखते हैं या आप मेहमानों का स्वागत करते हैं, खाली समय में बैठते हैं, तो वो कहाँ पे होना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम या उत्तर पश्चिम कोने में हम इसको बना सकते हैं। इसका कुल उद्देश्य ये है इस जगह पे बनाने का कि उसमें दिन में प्रॉपर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी उस कमरे में आती रहे। स्टोर कहाँ होना चाहिए, स्टोर में रोशनी वगैरह की विशेष ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व के कोने में बना सकते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर की दिशा में सूर्य की रोशनी सीधे आपके कमरे में नहीं आती, तो इस तरफ यानी उत्तर दिशा में आप वही कमरे बनाएं या वही व्यवस्था बनाएं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रहना ना हो। मसलन स्टोर में आपको सिर्फ सामान ही रखना है तो आप उसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संभावनाएं देखते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। हमारा जो बिल्डिंग प्लानिंग है उसका एक उद्देश्य यह भी है कि हमारा भवन सुंदर दिखे, उसके आसपास स्वच्छता हो, साफ़ सुथरा माहौल हो, हमें सारी व्यवस्थाएं जो कमरे के अंदर है उसको इस्तेमाल करने में सुलभ, हमें आसानी हो, सुलभ हो। तो यह हमारी संभावनाएं होती हैं। निजता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे बिल्डिंग प्लानिंग में। हमें भवन को इस प्रकार बनाना चाहिए, उसके कमरों को या उसके अवयवों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि निजता बनी रहे। निजता का मतलब ये है कि अगर आप किसी कमरे में हैं और कोई व्यक्ति दूसरे कमरे में है, मसलन किचन में है या फिर ड्राइंग रूम में है, तो आपका बेडरूम है वो सेपरेट दिखे। इसी तरीके से बाकी जो अवयव हैं वो सब अलग अलग दिखें और वहाँ पर कि कोई एक व्यक्ति जो एक कमरे में है वो दूसरे कमरे के व्यक्ति से डिस्टर्ब ना हो, उससे परेशान ना हो। तो ये आप समझ सकते हैं कि निजता बहुत महत्वपूर्ण है। अब रूमिनेस यानी फैलाव, फैलाव क्या होना चाहिए, मतलब कमरे का साइज़, गैलरी का साइज़, इन सभी का साइज़ हम अपनी आवश्यकता अनुसार, उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या के अनुसार हम इसको बनाएं। ग्रुपिंग में मैं वही दोबारा दोहरा दूंगा बातें कि हमारे घर में कई सारे कमरे होते हैं जिनका अलग अलग रूप से इस्तेमाल किया जाता है। मसलन किचन में खाना बनाते हैं, डाइनिंग एरिया में खाना खाते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किचन और डाइनिंग एरिया आसपास हो। फिर टॉयलेट और बेडरूम आपका नज़दीक हो। तो इन सभी चीज़ों को विशेष ध्यान रखा जाता है जिसको हम ग्रुपिंग कहते हैं। सर्कुलेशन वह स्थान होता है जो हमें ये सुविधा मुहैया कराता है कि हम एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक तल से दूसरे तल पर आसानी से आ जा सकें। तो हम इसके लिए जनरली जो प्रावधान करते हैं वो गैलरी का निर्माण करते हैं। गैलरी हमें मदद करती है एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए या अलग अलग अवयवों तक पहुंचने के लिए।
वहीं पे सीढ़ियों का इस्तेमाल हम एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए करते हैं। इकोनॉमी एक बहुत बड़ा विषय है हमारे किसी भी बिल्डिंग प्लानिंग में। मसलन हमारे पास जितना बजट उपलब्ध है, जितना पैसा मौजूद है, उसी के आधार पे हमें भवन का निर्माण करना चाहिए, उसी के आधार पे हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको एक बार में बताना चाहूँगा कि ओरिएंटेशन यानी कि हमारे कमरों का स्थान या दिशा कहाँ कहाँ होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व है, दक्षिण और पश्चिम। अब आप देखिए उत्तर दिशा यानी जिधर सूर्य की रोशनी बिल्कुल नदारद है, दिन के टाइम पे हल्की सी रोशनी मिलेगी, जब वो पूर्व से सूर्योदय होगा तब वो हल्का सा रोशनी मिलेगा, पूरा दिन उधर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा क्योंकि वो आपके भवन की छाए में वो क्षेत्र रहेगा। तो इधर क्या होना चाहिए, देखिए आप उत्तर में लॉन बना सकते हैं, गराज बना सकते हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ा करना है, वर्किंग रूम, कुछ और आपको अपने हॉबीज़ से संबंधित कुछ काम करना है, या फिर आपने कुछ और चीज़ें घर पे ही प्लान कर रखी है, कुछ काम आप घर पे भी करते हैं तो वो बना सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं। कुल मिला करके आप ऐसे काम या ऐसे उद्देश्य के साथ कमरे उत्तर दिशा में बनाएंगे जहाँ पे सूर्य की रोशनी और सीधी हवा का कोई आवश्यकता नहीं हो, वही आप उत्तर दिशा में बनाएंगे। ये एक बेहतरीन प्लानिंग का थंब रूल है। अब बात करते हैं उत्तर और पूर्व के कोने में क्या क्या होना चाहिए। देखिए इंट्रेंस पोर्च होना चाहिए, मतलब भवन के अंदर घुसने का जो रास्ता है वो आपका उत्तर पूर्व कोने में हो सकता है। किचन हो सकता है, पेंट्री, स्टूडियो, बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे किचन इस दिशा में बनाया जाने का, उत्तर पूर्व कोने में या पूर्व की तरफ बनाए जाने का उद्देश्य मैं पहले बता चुका हूँ। किचन में ढेर सारे खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, कुछ स्टोर की रहती हैं, कुछ बन रही होती हैं, तो ये आवश्यक है कि वहाँ पे जीवाणु पैदा न हो, जीवाणु वहाँ मौजूद न हो। इसके लिए सबसे बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, वो सूर्य की रोशनी है। मसलन आप अपने किचन की खिड़की खोलें तो उसमें सीधे जो है सूर्य की रोशनी अंदर आए, जिससे कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो स्वतः नष्ट हो जाएं। इसी तरीके से अगर पूर्व की बात करेंगे तो उधर आपका बाथरूम हो सकता है, स्टाफ रूम, ऑफिस, या कह सकते हैं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे बैठ करके आपको सारा दिन काम करना हो। अगर हम बात करेंगे उत्तर दक्षिण कोने में तो वहाँ पे आपका बेडरूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी। उत्तर पश्चिम का पूर्व दक्षिण का कोने का आशय यह है कि यहाँ पर आपको सूर्य की रोशनी मिलेगी, लेकिन पूरी दिन नहीं मिलेगी। जब बहुत एक्सट्रीम सनलाइट होता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर अमूमन 4 बजे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है दिन के समय में, गर्मी या ठंडी अगर सामान्य मौसम है तो पूरे दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 4 बजे के आसपास होता है। और उस दौरान जो सूर्य का स्थिति होता है वो आपका दक्षिण पश्चिम कोने में होता है। लेकिन वहीं अगर आप पूर्व दक्षिण के कोने में देखेंगे तो वहाँ पर सुबह और थोड़ी सी दोपहर तक की धूप होती है, जो बहुत ही कंफर्टेबल होती है, आरामदेह होती है, और इससे कमरे का माहौल काफ़ी अच्छा बना रहता है। इसलिए हम बेडरूम, गेस्ट रूम इसी पूर्व दक्षिण के कोने में बनाते हैं। अब अगर बात करें दक्षिण कोने में तो यहाँ पे आपका चिल्ड्रन प्ले रूम बना सकते हैं, लिविंग रूम यानी बैठक बना सकते हैं, टेरेस वगैरह, बरांडा, गार्डन वगैरह हम दक्षिण दिशा में बना सकते हैं जहाँ पे धूप रहेगी, काफ़ी प्रचुर मात्रा में धूप रहेगी। वहीं अगर बात करेंगे साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सनशाइन होगा, यानी गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो बहुत उस तरीके की चीज़ें आपको इस तरफ नहीं रखनी है, बल्कि जो खिड़कियाँ लगानी हैं या जो बैल्कनी वगैरह है उस पर शेड्स वगैरह की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। वहीं जब हम पश्चिम दिशा की बात करेंगे तो वहाँ पर ड्राइंग रूम हो सकता है, आपका रिसेप्शन हो सकता है, कुछ पेड़ पौधे भी आप लगा सकते हैं। जब हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर कोने में तो वहाँ पर आपका स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ, कॉरिडोर, स्टोर रूम वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। ये एक रफ़ आइडिया था, इस डायग्राम से हमने समझने की कोशिश करी कि जो हमारा देखिए दो महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो हवा, दूसरा सूर्य की रोशनी। तो इन दोनों को ध्यान में रख करके और कमरे को इस्तेमाल करने के उद्देश्य के हिसाब से हम अपनी प्लानिंग
को अंजाम देते हैं। अब कुछ ऐसे अवयव हैं जिनके बारे में मैं बता दूं, जैसे चित्र में आपको दिख रहा होगा पोर्टिको। पोर्टिको क्या होता है? ये सेक्शन पोर्टिको है। पोर्टिको में सीधे आप अपने वाहन को पार्क करते हैं जब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। पोर्टिको से आपके घर के अंदर ही एक दरवाज़ा होना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी मौसम में अगर आप अपनी कार से निकले तो आप घर में सीधे दाखिल हो सकें। पोर्टिको का जो डोर होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। सिट आउट ऐसी जगह है जहाँ पर आप कमरों से बाहर निकलें और वहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकें, आराम कर सकें, यानी साफ़ हवा और ताज़ी हवा और धूप का आनंद ले सकें। यह किधर होना चाहिए अगर मैं आपको बताऊं तो ये अमूमन आपका पूर्व या पूर्व दक्षिण कोने में ये सिट आउट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हल्की धूप के साथ आपको साफ़ हवा इधर ही मिल पाएगी। लिविंग एरिया वही बैठक होती है जहाँ पे आप अपने सोफ़ा वगैरह या फिर बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट आप करते हैं, जहाँ पे मेहमानों का आप स्वागत करते हैं। यहाँ पे टीवी वगैरह लगा के रखते हैं, खाली समय में आप यहीं बैठते हैं। तो यहाँ पर इस कमरे में भी साफ़ हवा और धूप का इंतज़ाम यानी कि उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आप ये कैसे कर सकते हैं? इसकी पोजीशन को बना करके मेंटेन करके, और बड़ी खिड़कियाँ और क्रॉस वेंटिलेशन एक शब्द आ गया तो मैं उसके बारे में बता दूं। देखिए, हमेशा हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि दरवाजे और खिड़की दोनों आमने सामने हों, जिससे कि दरवाजे और खिड़की अगर दोनों आप ओपन करते हैं या नॉर्मल इस्तेमाल के दौरान भी आप उनको खोलते और बंद करते हैं तो साफ़ हवा अंदर और बाहर से अंदर और अंदर से ख़राब हवा बाहर जा सके। अगर 2 खिड़कियां हैं तो दोनों खिड़कियों को हमें पूरा कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि आमने सामने हो, जिससे कि ये हवा का जो सर्कुलेशन है, आवागमन है, वो सुलभ हो सके। डाइनिंग रूम की बात करें अगर, तो डाइनिंग रूम ऐसी जगह है जहाँ पे आप इत्मीनान से बैठ करके खाना खाते हैं। आप देख रहे हैं ये करीब 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये टेबल लगा हुआ है और ये एक डायग्राम है जिससे आप देख पा रहे हैं कि दरवाजे से लगभग 950 mm दूर होना चाहिए कॉर्नर टू कॉर्नर। और इस तरीके से व्यवस्था हमें की जानी चाहिए कि हम जितने भी लोगों की सीटिंग कैपेसिटी बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ना हो। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह किचन से लगा हुआ होना चाहिए। बात करते हैं बेडरूम की। बेडरूम का बेस्ट पोजीशन है आपका पूर्व दक्षिण कोना। अगर आप देखिए अटैच टॉयलेट के साथ बेडरूम बनाना चाह रहे हैं और डोर यहाँ पर है तो बेड की व्यवस्था यहाँ पे की जानी चाहिए। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो प्राइवेसी है। देखिए, अगर दरवाज़ा आपका ओपन है तो कुछ एरिया ऐसा होगा जो दरवाज़ा खुला रहने पर दिखेगा। ये जो शेडेड एरिया मैं बना रहा हूँ ये क्या है, जब भी दरवाज़ा खुलेगा तो यह एरिया दिखेगा। आप कोशिश क्या करेंगे कि आपका वार्डरोब और बेड न दिखे, जिससे कि प्राइवेसी निजता बनी रहे। अगर ये अटैच टॉयलेट है तो यहाँ पर आपका डोर अंदर से ओपन है। ये जो टॉयलेट है ये संभवतः दूसरे कमरे से जुड़ सकता है या आपके ड्राइंग रूम से अटैच्ड हो सकता है। अगर बिना टॉयलेट का कमरा है, मतलब अटैच्ड टॉयलेट का कमरा है, तो बेड के अपोजिट में ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए जहाँ पे आप सुबह तैयार हो करके अपने ऑफिस अपने काम के लिए निकल सकें। और उसी के बगल में वार्डरोब होना चाहिए जहाँ पे आपका कपड़ा वगैरह रखा जाना चाहिए। एक स्टडी टेबल ज़रूर आपके कमरे में होना चाहिए, जिससे कि आप कुछ अपने बचे हुए काम, ऑफिस कार्यालय के बचे हुए काम या अपने रोज़मर्रा के, अगर आप कुछ कविता या कहानियाँ लिखने का शौक़ रखते हैं तो वो सारा काम इत्मीनान से इस जगह पे बैठ करके आप कर सकें। किचन की बात करें तो किचन ये एक मॉड्यूलर किचन है। आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गैस स्टोव है, यहाँ पे सिंक बना हुआ है। अगर मैं इस डायग्राम से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सिंक है, सिंक यहाँ पर है और ये आपका प्लेटफॉर्म है, वर्किंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे स्टोव रखा हुआ है, इसके ऊपर शेल्फ़ वगैरह ये सब आप देख पा रहे हैं। ये इधर ये यहाँ पर भी शेल्फ़ बने हुए हैं, कुछ नीचे भी शेल्फ़ बने हैं। तो सेल्फ प्रॉपर बने होने चाहिए जिससे कि आपको स्टोरेज की जगह कम न पड़े आपकी किचन में। किचन हमेशा ही डाइनिंग एरिया से लगा हुआ होना चाहिए। स्टोर का डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। किचन संबंधी सामान आप यहाँ पे स्टोर करते हैं। बाथरूम की बात अगर करें तो देखिए ये इंडियन स्टाइल यानी पैन सीट है और ये बाथटब आपका लगा हुआ है और फिर इसके बाद बाथ एरिया है जहाँ पे शावर वगैरह लगी हो सकती है। यहाँ पे एक वॉश बेसिन है जहाँ पे सुबह आप अपने दांत घिस सके, ब्रश कर सकें। वहीं ये आप देख रहे हैं ये वाटर क्लोजेट यानी टॉयलेट अलग है और बाथरूम अलग है, सेपरेट व्यवस्था है। अगर कंबाइंड व्यवस्था आपको देखनी है तो यहीं पे एक ही कमरे में
यहाँ पे वॉश बेसिन, ये वाटर क्लोजेट, आप इसको कोई भी स्टाइल समझ सकते हैं। एलिवेटेड बना दिया तो वो पैन लगा दिया, यानी इंडियन टॉयलेट सीट हो गई, या फिर कोमोड वगैरह लगा लिया हमने। तो ये आपका व्यवस्था है टॉयलेट का। टॉयलेट में एक चीज़ बहुत आवश्यक है कि यहाँ पे वेंटिलेटर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि ख़राब हवा, गंदी हवा बाहर निकल सके। स्टडी की बात करें अगर, तो यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बैठ करके आप कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ किताबें रखने के लिए आपके पास शेल्फ भी मौजूद होना चाहिए। स्टेयरकेस आपका वर्टिकल सर्कुलेशन, यानी कि एक तल से दूसरे तल पे पहुँचने के लिए सुविधा मुहैया कराता है। कुछ दस्तावेज़ हैं जिनके जब भी आप अपना भवन का नक्शा पास कराने के लिए अथॉरिटीज़ के पास जाते हैं तो उनको लेके जाना होता है। सबसे पहले तो आपका रिक्वेस्ट, एक आवेदन कि आप अनुमति मांग रहे हैं भवन निर्माण के लिए। प्रूफ ऑफ ओनरशिप, उस जगह का, उस प्लॉट का आप मालिक हैं, इसका साक्ष्य आपको देना पड़ेगा। की प्लान देना पड़ेगा साइट। की प्लान का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे निर्माण कार्य कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द क्या क्या है, एक नक्शा आगे हमने डाल रखा है, उससे बता देंगे। लेआउट प्लान, आपके भवन का जो नक्शा है उसमें कमरों की व्यवस्था, उसको दिखाएंगे आप। उसके बाद साइट प्लान। साइट प्लान मतलब उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, फिर उसमें एग्जिस्टिंग व्यवस्थाएं जो हैं, ड्रेन पाइप, ड्रेनेज मतलब ड्रेन्स कहाँ हैं, सीवर लाइन कहाँ, इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ पे है, वो सारा लोकेशन आपको दिखाना पड़ेगा। एलिवेशन और सेक्शन, मतलब आपके भवन के एलिवेशन और सेक्शन का भी उसमें उस नक्शे में अच्छे से जिक्र होना चाहिए। सर्विस प्लान शोइंग ऑल लोकेशंस, मतलब पानी की सप्लाई, सुएज डिस्पोजल सिस्टम कहाँ कहाँ है, प्लम्बिंग डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, ये सारे आपके नक्शे में दिखना चाहिए। और एक ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए डिज़ाइनर द्वारा जो ये कह सके कि जो भी नक्शा सैंक्शनड होगा वो हमारे सुपरविज़न में अच्छे से दर्शाया जाएगा। यहाँ पे एक की प्लान है, आप देख पा रहे हैं, ये तो आपका प्रपोज बिल्डिंग का एरिया है, यह रोड है। की प्लान में क्या क्या होता है देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोस्ट दिखाया है, वाटर टैप दिखाया हुआ है, फिर अगल बगल में एक बिल्डिंग यहाँ पर है, प्लॉट ओनर कौन है इसका प्लॉट का, यहाँ पे बिल्डिंग है। ये सारी चीज़ें आपके की प्लान में होती हैं। अब देखिए इसमें सेप्टिक टैंक वगैरह और सोकपिट का भी नक्शा हमारे पास है, सुएज डिस्पोजल के लिए। वेल यानी कि कुआं कहाँ पे, यही जो आपका सोकपिट वाला कुआं है उसको दर्शाया गया है। तो इस तरीके से जो नक्शा बनता है उसको हम की प्लान कहते हैं। अब बिल्डिंग बाय लॉज में आते हैं तो हमें टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पे चर्चा कर लेनी होती है। देखिए ये ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, हम इसको आगे चर्चा करेंगे बारी बारी से। ग्रुप ए हमेशा रेजिडेंशियल बिल्डिंग होता है। अगर सब डिवीज़न A1 देखेंगे तो लॉजिंग रूमिंग हाउस जिसमें 40 व्यक्तियों से कम ना हो। वहीं सब डिवीज़न A2 में देखेंगे तो एक या दो फैमिली के रहने के लिए जो कमरे मतलब घर बनाए जाते हैं, मतलब 20 व्यक्तियों से ज़्यादा के लिए नहीं हो। A3 डॉर्मेट्रीज़ होती हैं। डॉर्मेट्रीज़ आपने देखा होगा, एक बड़ा हॉल होता है, उसमें बेड लगे होते हैं और आप फ्रिक्वेंटली उसको इस्तेमाल करते हैं, एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। A4 अपार्टमेंट या फ्लैट्स वगैरह की श्रेणी रखते हैं। A5 होटल है अप टू 4 स्टार, और A6 जो है होटल 5 स्टार्स हैं। ये जब अप्रूवल आप लेने जाते हैं तो ये सब डिविज़न्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। वहीं जब बात करते हैं आप ग्रुप बी की, एजुकेशनल बिल्डिंग की, तो उसमें आप देख रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक B1 में आता है। वहीं B2 में बाकी सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें जो अभ्यर्थियों या इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 100 से कम ना हो, ज़्यादा ही हो। ग्रुप सी में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग आती है, जिसमें C1 में आता है आपका हॉस्पिटल, सेनेटोरिया। वहीं C2 में आप देखेंगे तो कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस लाइक ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, बाल सुधार गृह वगैरह, यही सारी चीज़ें आती हैं। वहीं C3 में जब आप देखेंगे तो पिनल और मेंटल इंस्टीट्यूशन जैसे जेल, मेंटल हॉस्पिटल वगैरह वगैरह आते हैं सब डिवीज़न C3 में। वहीं ग्रुप डी में आप देखेंगे तो असेंबली बिल्डिंग है, जैसे D1 के लिए थ्योरेटिकल ऑपरेटिक शोज़ के लिए बिल्डिंग बनाई जाए, D2 के लिए D1 ही हो लेकिन कैपेसिटी 1000 फिक्स सीटों की हो। D3 के लिए देखेंगे तो आर्ट गैलरीज वगैरह आ जाते हैं, मैरिज हॉल आ जाते हैं। D4 के लिए यही मैरिज हॉल जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की व्यवस्था हो। सब डिवीज़न 5 सर्कस वगैरह, टेंट वगैरह सर्कस के लिए जो लगाए जाते हैं वो सब डिवीज़न D5 में आते हैं। D6 में मल्टीपल फैसिलिटीज़ जैसे थिएटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह आ जाते हैं। D7 में बाकी D1 से D6 के बीच में जिनको कवर नहीं किया गया वो आ जाते हैं। ग्रुप ई में बिजनेस बिल्डिंग आती है, ऑफिस E1 में आता है, लैबोरेटरीज E2 में, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन E3 में, टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह E4 में, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस और टीवी स्टेशन E5 की श्रेणी में
आता है। वहीं जब हम ग्रुप एफ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे मर्केंटाइल बिल्डिंग्स आती हैं, मतलब शॉप वगैरह आ जाते हैं, स्टोर्स। F1 में, F2 में शॉप स्टोर मोर देन 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है तो वो F2 में, F3 में अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर्स आते हैं। ग्रुप जी की बात अगर हम करेंगे तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग यूज फॉर लो हैज़ार्ड, कम रिस्क के लिए आपका G1 है, G2 मीडियम हैज़ार्ड के लिए और G3 हाई हैज़ार्ड के लिए होता है। इस पूरे पाठ में हमने ये देखा कि बिल्डिंग प्लानिंग क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, फिर हमने अलग अलग अवयवों पे चर्चा किया। उसके बाद हमने ये जाना कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या होती है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में हमने ये देखा कि जब भी हम कोई भवन के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उनमें हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। मसलन हमें उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, इकॉनमी का ध्यान रखना पड़ता है, उसके उद्देश्यों, मतलब हम जो कमरों के पोजीशंस को निर्धारण कर रहे हैं, ओरिएंटेशन जो बना रहे हैं, उसका ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि भवन के अंदर, यानी आप अगर रिहायशी बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। मसलन सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा का आना जाना, यह दोनों हमें सुनिश्चित करना चाहिए। और हमें ऐसे कमरों को इस तरफ बनाना चाहिए जहाँ पे साफ़ हवा और सूर्य की रोशनी आए, जिनको हम ज़्यादा समय तक इस्तेमाल कर पा रहे हैं, करना चाह रहे हैं। जैसे आपका जो बैठक है, किचन की अगर हम बात करें तो वो आपका पूर्व में होना चाहिए ताकि सुबह की रोशनी आए। वहीं पूर्व दक्षिण कोने में आपका बेडरूम होना चाहिए जहाँ पे साफ़ हवा भी आए और सुबह की रोशनी भी आए। उसके बाद हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा कर लिया, डॉक्यूमेंट्स जो हमें अथॉरिटी से परमिशन लेने के समय जमा करने पड़ते हैं। फिर बाई लॉज के हिसाब से हमने बिल्डिंग या भवनों के क्लासिफिकेशंस के बारे में, उनके सब डिविजन्स के बारे में चर्चा की। यह पूरा पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने निमी द्वारा बनाई गई बुक्स का इस्तेमाल किया है और मैं ये समझता हूँ कि यह पाठ आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।